Hello, myself Prabhakar Jha. Today we will discuss about insurance basics, why we take the insurance, and we are going to learn theory of probability and all. आज के दिन हम बेसिक इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, इंश्योरेंस होता क्या है, और theory of probability इसको समझेंगे आज। इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं इसलिए कि हमारा रिस्क फाइनेंशियल जो भी लॉस हो, जो भी जो भी सपोज अगर मैंने बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया है, तो अगर कहीं पे फायर हो जाता है बिल्डिंग्स के अंदर, तो उससे जो लॉस होगा, उससे जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, वो रिकवर होगा। यहाँ पे इंश्योरेंस लेने से ही रिस्क अवॉइड नहीं होगा। इंश्योरेंस कभी भी रिस्क अवॉइडेंस की बात नहीं करता। इंश्योरेंस लेने से उससे जो होने वाले नुकसान, उससे जो होने वाले लॉस, वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करेगा। इंश्योरेंस पूरा लॉस को हटा नहीं देगा, बट लॉस जो होगा उसकी भरपाई करेगा। मतलब अगर आग लगने वाली है, इंश्योरेंस ले लिया तो आग नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा। आग तो इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इवेंट होगा ही होगा, इसी के लिए तो इंश्योरेंस बना है। बट इंश्योरेंस लेने से जो फाइनेंशियल लॉस उस आग की वजह से जलने से जो हुआ, वो कवर मिलेगा। जैसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस लिया है किसी पर्सन का, तो किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो रिस्क तो है ही। जो लाइफ में जैसे ही कोई रोड क्रॉस करता है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो डेथ हो सकती है, तो रिस्क तो हमेशा रहेगा। अगर पॉलिसी लिया फिर भी रिस्क रहने वाले है। ऐसा तो नहीं है कि पॉलिसी ले लिया तो उसका रोड एक्सीडेंट नहीं हो सकता, होगा। रिस्क विल बी ऑलवेज बी देयर। बट when the person is taken a insurance, at that time whatever will be the loss, that will be covered. So अगर इंश्योरेंस लिया है तो रिस्क तो भी रहेगा, बट उससे जो होने वाले लॉस हैं वो कवर करेगा इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे बेनिफिट प्लान मिलता है, जिससे कि एक सम इंश्योर्ड मिलता है, जहाँ पे सम इंश्योर्ड मतलब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, 1 करोड़ का एक रिस्क कवरेज मिलता है कि किसी पर्सन का डेथ हो गया तो यहाँ पे इतना अमाउंट मिलेगा। सम इंश्योर्ड अगर 1 करोड़ का लिया है तो 1 करोड़ मिलेगा। तो यहाँ पे बेनिफिट प्लान है, यहाँ पे लॉस पे नहीं डिपेंड करेगा। बट जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है कि जितना लॉस हो गया उतना ही मिलेगा अमाउंट, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हम किसी का लॉस निकाल नहीं सकते। जनरल इंश्योरेंस में सर्वेयर एंड लॉस असेसर अपॉइंट होता है, और वो लॉस क्वांटिफाई करता है और इंश्योरेंस कंपनी को बताता है कि भाई इतना लॉस हो गया, उसके हिसाब से उसको क्लेम मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस में फिक्स सम इंश्योर्ड होता है, बट जनरल इंश्योरेंस में सम इंश्योर्ड लिया है फिर भी लॉस कितना हुआ उस हिसाब से क्लेम मिलता है। तो रिस्क यहाँ पे, रिस्क इंश्योरेंस लेने के बाद भी रहने वाला है, बट यहाँ पे अगर आप पॉलिसी कवरेज लिया है तो रिस्क से जो भी नुकसान होने वाले हैं, जो भी लॉस होने वाला है, उसको कवरेज मिलेगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं पीपीटी की मदद से। थ्योरी ऑफ रिस्क प्रोबेबिलिटी। रिस्क आर टू टाइप्स। सो रिस्क दो टाइप के होते हैं, बट उसको समझ, रिस्क दो टाइप से समझने से पहले रिस्क होता क्या है, और कौन से टाइप के रिस्क कवर होंगे और कौन कौन से टाइप के रिस्क कवर नहीं होंगे, मतलब इन शॉर्ट रिस्क क्या होता है, और रिस्क जो दो टाइप के उसमें से कौन से रिस्क का हम इंश्योरेंस ले सकते हैं और कौन से रिस्क का इंश्योरेंस नहीं ले सकते। रिस्क, definition of risk, what is the meaning of risk? Risk can be defined as the exposure to the damage. रिस्क मतलब जो अनसर्टेनिटी होने का चांसेस है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस के चांसेस है, या अगर कोई अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक्सपोजर टू डैमेज। जैसे कि गुड्स रखा है हमने फैक्ट्री में, अब गुड्स डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है अगर आग लग जाएगी तो।
अगर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो ये सब क्या है, अनसर्टेनिटी है, ये सब क्या है, रिस्क है। तो रिस्क को एक्सपोजर टू डैमेज भी बोल सकते हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी बोल सकते हैं, ऑल्सो डिफाइंड एज ए हैजार्ड। टाइप्स ऑफ रिस्क, दो टाइप्स के रिस्क हैं, टू टाइप्स ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड प्योर रिस्क। तो एक एक रिस्क को समझते हैं। बिजनेस रिस्क विच आर ऑल्सो नोन एज स्पेकुलेटिव रिस्क, डायनामिक रिस्क। सो sometime they will ask you what is the second name of business risk, or also known as a business risk, speculative risk, dynamic risk. So business risk is also known as speculative risk and dynamic risk. Business risks are not insurable. We cannot able to take a insurance of business risk. Business risk जो होता है वो इंश्योरेबल नहीं होता है, इसका हम लोग इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। बिजनेस रिस्क को यहाँ पे नॉन इंश्योरेबल रिस्क, नॉन इंश्योरेबल का मतलब इंश्योरेंस इसके लिए मिलेगा नहीं आपको। बिजनेस रिस्क को स्पेकुलेटिव रिस्क भी कहते हैं, डायनेमिक रिस्क भी कहते हैं। बिजनेस रिस्क का एग्जांपल क्या है, कम प्रोडक्शन हुआ, कम सेल हुआ, सप्लाई कम हुआ, डिमांड कम हुआ, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया जिससे कि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ, क्योंकि हम लोगों ने लोन कम लिया बैंक से। लोन कम लेंगे तो रॉ मटेरियल कम खरीद पाएंगे, कम खरीदेंगे तो फिर कम प्रोडक्ट बनाएंगे, कम प्रोडक्ट बनाएंगे तो सप्लाई कम होगा, सेल कम करेंगे, सेल कम करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये सारे क्या है, बिजनेस रिस्क है। और बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर जब स्टार्ट करता है तो वो रिस्क होगा ही होगा। व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी बिजनेस देन यू हैव टू टेक अ रिस्क, आइदर यू विल मेक अ प्रॉफिट और आइदर यू विल मेक अ लॉस। बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो दो ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या तो हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस कमाएंगे। तो बिजनेस रिस्क तो होने वाला है, बट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगा कि आप अगर लॉस कर रहे हो तो उसको कवर करेगा। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रिस्क, इस टाइप के रिस्क को कवर नहीं करता है, इसको बिजनेस रिस्क बोलते हैं। प्योर रिस्क अब हम आगे देखते हैं। प्योर रिस्क, प्योर रिस्क is also known as a static risk. Pure risk is also known as a static risk, and this is insurable. You can able to take a insurance. Pure risk मतलब static risk भी कहते हैं इसको, और ये हम इंश्योरेंस इसका ले सकते हैं। Chemical example, in case of chemical industry, fire explosion is the risk, pure risk. In case of natural, earthquake, flood, cyclone is a pure risk. In case of social technicals, riot, strike, theft, fraud, negligence, these kinds of are the pure risk. In case of personal insurance, death, disablement, sickness. In case of technical, mechanical breakdown is the example of pure insurance. तो ये सारे एग्जाम्पल हैं प्योर रिस्क के। जैसे केमिकल इंडस्ट्री में आग लगने का चांस, फायर एक्सप्लोशन, नेचुरल जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप, फ्लड, साइक्लोन। टेक्निकल, सोशल, सोशल में टाइप का प्योर रिस्क जैसे राइट्स हो गए, दंगे फसाद, फ्रॉड हो गया, चोरी हो गया। पर्सनल इंश्योरेंस में, पर्सनल में आप अगर देखोगे तो प्योर रिस्क क्या है, डेथ, किसी का डेथ हो जाता है, डिस या फिर अपाहिज हो जाएगा, डिसेबलमेंट, बीमार पड़ सकता है, सिकनेस। टेक्निकल, मशीनरी खराब हो गई, मशीन खराब हो गया जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो नहीं पाए। सो दिस काइंड ऑफ रिस्क आर प्योर रिस्क। प्योर रिस्क आर इंश्योरेबल, वी कैन एबल टू टेक अ इंश्योरेंस। प्योर रिस्क का हम लोग इंश्योरेंस ले सकता है, बिजनेस रिस्क का इंश्योरेंस नहीं ले सकता। रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी। अगर मैं सोच रहा हूँ इस साल पढ़ाई करूंगा, पास होऊंगा, अगर पास नहीं होता हूँ तो क्या है, ये एक अनसर्टेनिटी है, रिस्क है। तो इस ये सारे, अगर मैं इस साल सोच रहा हूँ बिजनेस करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, अगर वो प्रॉफिट नहीं, लॉस होता है तो क्या है, रिस्क है। बट बिजनेस रिस्क इंश्योरेबल नहीं है, प्योर रिस्क इंश्योरेबल है। प्योर रिस्क मतलब फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, राइट स्ट्राइक, डिसेबलमेंट, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ये सब क्या है, प्योर रिस्क है। प्योर रिस्क का हम लोग इंश्योरेंस ले सकता है। रिस्क अगर हमने इंश्योरेंस ले लिया तो ये क्या हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया है। एक टाइप से हम लोगों ने क्या किया, रिस्क मैनेज कर लिया, किसके थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू। तो इंश्योरेंस लेने का मतलब क्या है, हमने हमारा रिस्क को मैनेज कर लिया। अब रिस्क मिटिगेट नहीं हुआ, मिटिगेट मतलब रिस्क हट जाना। इंश्योरेंस ले लिया तो क्या हमारा रिस्क हट गया, नहीं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, रिस्क हटेगा ही नहीं। इंश्योरेंस लिया है मतलब आपको जो फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं, उस कोई भी रिस्क के जो लॉ, फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, मॉनेटरी लॉस होने वाला है, उसको इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगा।
ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस ले लिया मतलब कि आग लगने वाली नहीं बिल्डिंग में, हम रोड पे जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने वाला ही नहीं है। ये सब होने वाला है, रिस्क रहेगा ही रहेगा, बट उससे जो नुकसान होने वाली है मॉनिटरी नुकसान, जैसे कि कोई पर्सनल इंश्योरेंस लेता है तो वो आदमी अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसकी फैमिली इनकम, उसकी सैलरी रुक जाती है, क्योंकि वही एक पर्सन है जो कमाता है, उसकी सैलरी रुक गई तो उसके घर को नुकसान हो रहा है, तो इंश्योरेंस आएगा वहां पे, जो फाइनेंशियल लॉसेस है अमाउंट देगा क्लेम, जो भी पर्सन की अर्निंग सम इंश्योर्ड होगी उस हिसाब से क्लेम मिलेगा। यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस में जो भी लॉस हुआ है, फैक्ट्री में आग लग गई तो कितना नुकसान हो, सर्वेयर एक रिपोर्ट देगा, उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट करेगा। Another definition of risk, future uncertainty as regard of financial losses। जो भी अनसर्टेनिटी हो रही है फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी हो रही है फाइनेंशियल लॉसेस के रिगार्डिंग, वो सारे लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस जो इंश्योरेंस के अंडर कवर हो सकते हैं, वहां पे हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। रिस्क मतलब जो भी हम फाइनेंशियल ही सोचना है हमें, इंश्योरेंस के रिगार्ड में जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हो गए उसके ही हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकता है। मतलब रिस्क मतलब फ्यूचर अनसर्टेनिटी, और जब हम इसको इंश्योरेंस से कंपेयर करेंगे तो फाइनेंशियल लॉसेस, इंश्योरेंस जहां पे फाइनेंशियल लॉसेस होगा उसको ही कवर करेगा। सो इंश्योरेंस इज लाइक अ रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस देन वी हैव टू टेक अ रिस्क, सो बिजनेस रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल। Another method of risk management, another method, so if you are not taking an insurance, because in a business risk you cannot able to buy the policy, बिजनेस रिस्क में आपको पॉलिसी तो नहीं मिलेगा, तो कैसे आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो? तो रिस्क आप कैसे मैनेज कर सकते हो? बाय प्रॉपर प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजिंग एडिक्वेट रॉ मटेरियल सप्लाई। सपोज you are going to face the low production due to unavailability of raw material, so you will plan properly the maintaining the proper raw material in stock। आपको अगर लगता है कि आपका प्रोडक्शन कम होगा तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हो, रॉ मटेरियल का अगर प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में तो आप एडिक्वेट स्टॉक रखोगे। बाय डूइंग अ गुड मार्केट रिसर्च सर्वे एंड अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, सो व्हेन यू आर गोइंग टू लॉन्च एनी प्रोडक्ट देन यू आर गोइंग टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द मार्केट, व्हाट द मार्केट रिक्वायरमेंट इज देयर, एंड देन यू आर गोइंग टू लॉन्च द प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में या नया लॉन्च करना है तो आप पहले मार्केट को स्टडी करो। मार्केट को स्टडी नहीं करोगे और आप अपना प्रोडक्ट लेके आओगे, मार्केट में क्या चाहिए वो आपको पता ही नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट फेल ही होगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा, फिर आप अपना डिमांड भी समझोगे कि आप मेरे प्रोडक्ट का डिमांड होने वाला है, उसके बाद आप लॉन्च करो। बाय अडॉप्टिंग द डाइवर्सिफिकेशन so that the variety of product can be delivered to the market, we have to adapt the techniques, we have to adapt the technique of diversification. We should not depend on one single product, we should depend on multiple products, we should not depend on a single market, we should depend on a multiple market। तो आपको एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहना। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हो, आप मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं रखते हो अपने पास, तो एक प्रोडक्ट अगर नहीं चला तो आपका बिजनेस तो खत्म हो गया। अगर आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, अगर आप पार्ले जी कंपनी के पास देखो तो उनके पास कितने सारे पार्ले के बिस्किट्स है, बट कोई ना, फेमस कौन सा है? पार्ले जी। तो डिपेंड करता है, एक प्रोडक्ट उसका ऐसा है कि बाकी प्रोडक्ट भी है उसके पास, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा कौन सा नहीं चलेगा पता नहीं रहता है, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट रखने होंगे और आपको मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ मल्टीपल मार्केट में भी कैप्चर करना है। एक मार्केट में सपोज एक प्रोडक्ट नहीं चलता है तो आपके पास अगर वेरियस मार्केट होता है, बहुत सारा मार्केट रहता है, तो आप एक प्रोडक्ट एक एरिया में नहीं चला तो दूसरे एरिया में चलेगा। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड इन वेरियस मार्केट, नॉट ओनली इन द सिंगल मार्केट, इन द वेरियस मार्केट। तो ये सारे टेक्निक्स है रिस्क मैनेजमेंट करने के, जो बिजनेस रिस्क को कैसे आप अपने रॉ मटेरियल को एडिक्वेट सप्लाई रखोगे, मार्केट रिसर्च करोगे, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करोगे, मल्टीपल प्रोडक्ट पे डिपेंड रहोगे और एक ही मार्केट में नहीं मल्टीपल मार्केट। Pure risk you can manage by taking an insurance. If you are not taking an insurance, then you have
even if you are taking the insurance, then also you have to manage this, because it is the duty of insured to follow the risk management technique. One of the principle of the insurance is that to manage the risk. अगर आप इंश्योरेंस लेते हो नहीं लेते हो तो भी आपको एक इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर की जिम्मेदारी इंश्योरेंस लेता है, फिर भी उसको सर्टेन रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलो करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया और आप सोचोगे कि मैं अब तो नुकसान होने दो, मैं आराम से बैठूंगा, आग लगती है फैक्ट्री में लग जाने दो, क्योंकि मैंने तो इंश्योरेंस ले लिया, अगर ऐसा इंश्योरेंस कंपनी को पता चला तो वो क्लेम डिक्लाइन कर देगा। क्योंकि इंश्योरेंस लिया है फिर भी आपको रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक फॉलो करना है कि अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। आपको आइडल बैठे नहीं रहना है कि मैंने पॉलिसी ले लिया है। आपको आपकी जो ड्यूटी है अपने पॉलिसी नहीं लेने से पहले जो ड्यूटी थी वो सारी ड्यूटी एक जिम्मेदार पॉलिसी होल्डर के रूप में आपको करना है। आपको पहले तो उसकी सारी प्लानिंग पूरे पूरा प्रोसेस सेट कर लेना है, और उसके बाद जो भी अगर प्रॉब्लम होता है, आग लगी तो फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे, पुलिस स्टेशन को कॉल करोगे, जो भी रॉ जो डैमेज है उसको अनडैमेज को अलग अलग करोगे। ये सेकेंडरी प्रोसेस। फर्स्ट तो आपको पहले उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि कैसे प्रोसीजर होगा, कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, कौन कौन ये इस मशीनरी को हैंडल करेगा, कैसे क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फायर रेजिस्टिंग सिस्टम प्रेमाइसिस में है और उसको कौन ट्रेनिंग उसके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा, बेटर पैकेजिंग होगा प्रोडक्ट का तो डैमेज कम होंगे। तो ये सारे रिस्क मैनेजमेंट जो है आपको फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क फ्रॉम इंडिविजुअल टू अ ग्रुप। ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज हम 100 लोग इंश्योरेंस लेते हैं, और ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको, इंश्योरेंस कैसे आया, कैसे ये इसका कॉन्सेप्ट है। समझ लो हम 100 लोग हैं और हम लोग को एक रिस्क है कि हमारे हम 100 लोग के पास गोडाउन है और हर साल 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है हम सब लोग को। चाहे किसी बट सबका नहीं होता है, हर साल में किसी एक पर्सन का होता है। तो हम 100 लोगों ने डिसाइड किया कि जिसका भी नुकसान होगा हम 100 लोग उस 1,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे तो 1 लाख रुपए जमा होगा, और जिसका भी नुकसान होगा हम उसको दे देंगे। तो 100 लोगों ने 1,000 1,000 रुपये इकट्ठा किया और एक जगह 1 लाख रुपए रखा, और एक साल में जिसका भी नुकसान होता था वो 1 लाख रुपया उसको दे देता था। इससे क्या हो गया कि इस 100 लोगों में जिसको नुकसान हुआ उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसको कितना गया, उसने तो 1,000 रुपये ही डाला था, सब लोगों ने 1,000 1,000 करके दिया, तो उसका बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो टेंशन, उस टेंशन से वो बच गया। अदरवाइज नहीं तो क्या होता, जिसका नुकसान होता था उसको तो बड़ी तकलीफ आ जाती थी कि मेरे को 1 साल का 1 लाख का बड़ा नुकसान हो गया। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे इंश्योरेंस का इवोल्यूशन हुआ कि जैसे कि सब लोग आप समझ लो कि 1,000 1,000 रुपये प्रीमियम भर रहे हैं 100 लोग, अगर किसी का लॉस होता है तो वो सारा पैसा उसको जाता है। अगेन यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस कर रही है तो वहां पे वो लोग 1,000 1,000 ना चार्ज करके 1,100 रुपये चार्ज करेगा, और 100 रुपये वो कंपनी खुद रखेगा। तो क्यों, उसका भी बिजनेस है। तो वो इसको हम लोग प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें समझेंगे। बट कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक जन का रिस्क है, जो यहाँ पे 1% का रिस्क था वो ग्रुप में डिवाइड हो गया, पूरा 100 लोगों के ग्रुप में डिवाइड हो गया। सारा रिस्क किसमें बढ़ गया, 100 लोगों में बढ़ गया, वन इंडिविजुअल रिस्क। सो ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क फ्रॉम इंडिविजुअल टू अ ग्रुप। तो यहाँ पे 1% का जो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, जहाँ पे 1% का 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, 100 लोगों ने 1,000 1,000 दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1% का रिस्क 100 लोगों में बढ़ गया। सो ट्रांसफरिंग अ रिस्क फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अ ग्रुप, or sharing of losses on a some equitable basis by the all the member of group. So this is the concept of insurance. All the member of the group decided to contribute to save one person by contributing on a equitable basis. This is the concept of insurance. तो इंश्योरेंस जो है ना इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे करता है कि सब लोग
प्रीमियम भरते हैं हम लोग, उसमें से क्या होता है, किसी एक पर्सन का नुकसान होता है, या किसी एक लाइफ इंश्योरेंस है तो ये किसी एक पर्सन का डेथ होगा, सब लोग तो डेथ नहीं होगा, तो सब लोग का प्रीमियम इकट्ठा करके उसको पेमेंट करेंगे। Thus, the insurance may be described as the technique which provide for collection of small amount of premium from individual and from out of losses of few are paid. यहाँ पे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट द प्रीमियम फ्रॉम many people, and when any person suffered the loss, the insurance company will settle the claim. सो लीगल एक इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सबसे प्रीमियम कलेक्ट करता है और जिसका नुकसान हुआ उसको क्लेम सेटल करेंगे। लीगल डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन अ पर्सन इनफोर्सेबल बाय अ लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं, आजकल मोबाइल का एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर, वो भी क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग अगर सेल एग्रीमेंट, सेल करते हैं प्रॉपर्टी, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग अगर जॉब ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आज के दिन में हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप एंगेजमेंट लेटर साइन लेते हो और कोई वर्क करते हो, या कॉन्ट्रैक्ट पे कोई वर्क करते हो, या जॉब कोई ज्वाइन करते हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट। तो वैसे इंश्योरेंस इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बीच में इंश्योरर मींस इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड मींस whose risk are covered. So there are three party in insurance. There are three party in insurance. Insurer is like an insurance company who make the product, insurance product. Insured means whose risk are covered. Suppose I am a buying policy for myself. In that event, I am a policy holder also, and I am a insured also. Suppose I am a buying a policy for my child, then I am a policy holder and my child is insured. इंश्योरर क्या है, इंश्योरेंस कंपनी। अगर मैं मेरे खुद के लिए इंश्योरेंस लेता हूं तो मैं इंश्योर्ड भी हूं और पॉलिसी होल्डर भी हूं। अगर मैं अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस लेता हूं तो प्रीमियम मैंने पे किया, तो मैं पॉलिसी होल्डर हूं और मेरा बच्चा जो कवर रिस्क हुआ है वो इंश्योर्ड है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बीच में इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। सो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, whereby in consideration payment of premium, insurer agree to, subject to the terms and conditions of the policy, make the good financial loss to the insured may suffer due to any peril insured. So in short, by taking a premium of insurance, a premium, insurance company guarantee to the policy holder that, or insured, that in case of any unspecified event occurred or any losses happen to the insured, then the insurance company are going to settle the claim. So in short क्या है कि एक इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी एक प्रीमियम लेता है, उसके एवज में एक पर्टिकुलर रिस्क को कवर करता है। जैसे फायर इंश्योरेंस लिया तो फायर को कवर करेगा, जो भी फायर से नुकसान होने वाले लॉसेज हैं उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के रूप में उसको पैसे दे के सेटल करेगा, सब्जेक्ट टू कितना का इंश्योरेंस अमाउंट कवर लिया है। अगर मरीन कवर लिया है तो ट्रैवलिंग में अगर गुड्स का मूवमेंट में अगर फैक्ट्री से कहीं फॉरेन से मंगाया है या गुड्स ट्रैवलिंग हो रहा है, उसमें कभी डैमेज होता है तो वो कवर मिलेगा। कंपोनेंट्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या क्या कंपोनेंट्स होने हैं, कैसे ये इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको समझेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट विल बी इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस प्रीमियम। सो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने क्या कहा था एक एग्जांपल में, सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे बनाएंगे, तो वही एग्जांपल लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ कि 100 लोगों ने हजार हजार रुपए प्रीमियम, हजार हजार रुपए कंट्रीब्यूट किया, एक जन का लॉस हो रहा था, 1 लाख का हर साल किसी न किसी का लॉस होता है, तो 100 लोगों ने हजार हजार रुपए कंट्रीब्यूट किया और उस पर जिसका नुकसान होता था उसको दे देते थे सब लोग हजार। क्योंकि 100 लोग हैं तो हजार हजार कंट्रीब्यूट करेंगे तभी 1 लाख होगा, और जिसका लॉस 1 लाख का होता है उसको वो मिल जाएगा। सपोज अगर 2 लाख का लॉस होता है तो 2000 सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये पैसा इकट्ठा कौन करेगा, सपोज मान के चलो कोई पर्सन किसी पर्सन को दिया कि भाई तू कलेक्ट कर सब लोगों से, अगर वो लेके भाग गया तो
ऐसे भी चांस हो सकता है। तो यहाँ पे रूल आ गया इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी का जहाँ जिसको लाइसेंस IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक रेगुलेटर है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में RBI रेगुलेटर है और कैपिटल मार्केट में सेबी है, वैसे ही IRDA यहाँ पे रेगुलेटर है। वो बैठा है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी पॉलिसी होल्डर का पैसा लेके भागे ना, और उसकी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रेगुलेटर है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा, क्योंकि बाकी के लोग किसी को भरोसा नहीं रहेगा कि, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में तो लोगों को भरोसा रहेगा, तो वहां पे सब लोग अपना अपना पैसा यहाँ पे देगा, और जिसका भी लॉस होगा उसको क्लेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब, बट इंश्योरेंस कंपनी जो मैनेज करने का काम कर रहा है वो तो अपना ना कुछ मार्जिन तो रखेगा ही रखेगा। तो वो किस किस चीज का मार्जिन रखता है, तो वो लॉस एक्सपेंसेस वो अपना सर्वेयर अपॉइंट करेगा। तो भाई कोई बोलता है मेरा इतना नुकसान हो गया, तो कितना नुकसान हो गया उसकी बात को तो नहीं मानेंगे। पॉलिसी होल्डर बोलेगा मेरा 2 लाख 1 लाख का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा तेरा 2 रुपए का नुकसान हो गया, डिस्प्यूट होगा। तो एक जनरल इंश्योरेंस में जहां पे भी लॉस होता है स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर, जैसे 20,000 के ऊपर आपके सिलेबस में है कि 20,000 के ऊपर जब भी लॉस होता है तो वहां पे क्लेम सर्वेयर एंड लॉस असेसर को अपॉइंट होता है। सेक्शन 64 UB ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। सेक्शन 64 UB ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में कहा गया है कि जो भी लॉस एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर होता है वहां पे सर्वेयर एंड लॉस असेसर को अपॉइंट किया जाता है। तो सर्वेयर लॉस असेसर फीस लेगा, और उसकी फीस को क्या करेंगे, उसकी फीस भी तो ऐड करना है प्रीमियम में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो अपने जेब से डालने वाला नहीं है। फिर इंश्योरेंस खरीदने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को एजेंट रखना होगा, ब्रोकर रखना होगा, पॉलिसी बाजार जैसे साइट को भी कमीशन देना होगा, तो उसका कमीशन भी ऐड होगा इसी प्रीमियम में। फिर कंपनी चलाने के लिए CEO CFO और फिर इतने इम्प्लॉय रखने हैं तो उनका भी एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। फिर अगर कोई बड़ा लॉस आता है तो उस केस में क्या होता है, 1% का नहीं 2% का भी, ज्यादा लोगों की लॉस हो जाएंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ मार्जिन रखना पड़ेगा। जैसे फ्लड आ गया था, टाइफून, ये साइक्लोन, ये सब, उस केस में क्या होता है ज्यादा से ज्यादा क्लेम आता है। जैसे कोविड के केस में एग्जांपल ले लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्लेम आ रहा था। तो ऐसे केसेस के लिए रिजर्व भी तो कुछ रखना है फ्यूचर के लिए। और फिर इंश्योरेंस कंपनी चैरिटी करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस करनी है सबको प्रॉफिट चाहिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या क्या कंसिडर करना होगा, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया है। और फर्स्ट क्या, जो भी क्लेम आता है किसी का लॉस हो गया वो, तो अभी मान के चलो इंश्योरेंस कंपनी सब लोगों से क्या करेगा, तो 1,000 रुपये इसके लिए चार्ज करेगा, 100 रुपये इसके लिए चार्ज करेगा, 100 रुपये इसके चार्ज करेगा, 100 रुपये इसके लिए, 100 रुपये इसके लिए, 100 रुपये इसके लिए, मतलब अभी 1,500 रुपये इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करेगा। सेम एग्जांपल रखते हैं, किसी पर्सन का लॉस होता है 1 लाख का, यहाँ पे 100 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी 1,500 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा। 100 रुपये, 1,000 रुपये जो भी लॉस होगा उसको 1 लाख देना है, 100 लोग देंगे तो 1 लाख हो गया। 100 रुपये सर्वेयर अपॉइंट होगा उसके खर्चे, 100 रुपये एजेंसी के खर्चे, जो एजेंट से पॉलिसी, क्योंकि एजेंट को भी तो देना है। उसके बाद पॉलिसी को चलाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी को चलाने के लिए लोग लगेंगे, या फिर बड़ा कुछ लॉस आने वाला उसके लिए भी रिजर्व करके रखना है कि 8-10 साल रिजर्व करेंगे, तो कुछ बड़ा लॉस आया तो उसमें ज्यादा क्लेम आएगा, तो उसके लिए भी हमको रिजर्व रखना है। प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी तो इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी 1,000 ना चार्ज करके 1,500 चार्ज करेगा। और 15 से लोगों से कितना, 100 लोगों ने दे दिया तो 1.5 लाख रुपए हो गया, 50,000 ये सबके लिए मिल जाएगा, और 1,000 रुपया करके 1 लाख क्लेम में जाएगा। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है, बट प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप ये लोग ज्यादा पॉलिसी लेते हैं तो ये प्रीमियम बहुत चेंज होता है, और प्रीवियस ईयर्स की हिस्ट्री को भी कंसिडर करते हैं कि पिछले साल कितना क्लेम हुआ, कितना क्लेम हुआ, उस हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होता है। Characteristics of insurable risk: it must be pure risk and there must be fortuitous or accidental element involved। तो जो भी प्योर रिस्क है उसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी, एक्सीडेंटल एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। लॉस क्यूज भी रिस्क विल बी मजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने कहा था कि लॉस जो हो वो मेजरेबल होना चाहिए मनी टर्म में, फाइनेंशियल लॉसेस, क्योंकि
इंश्योरेंस क्या इमोशनल लॉस को कंसीडर नहीं करेगा। यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉसेस, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में किसी पर्सन का डेथ होता है तो उसकी फैमिली को इमोशनल लॉस भी होता है। वो इमोशनल लॉस की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियल उस पर्सन जो कमाता था उसकी जो समझ लो कोई 30 साल का एज का है तो 30 साल और उसकी सर्विस बची है, और वो साल का अगर उसका 20 लाख का पैकेज है तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना साल और सर्विस करता, 30 साल। तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, इतने इसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उसकी फैमिली को उतना लॉस है। तो अगर उसने इंश्योरेंस कवर लिया है 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो उतने अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी जितना भी इंश्योरेंस लिया उतना अमाउंट उसको देगा, जिससे कि उस फैमिली का गुजारा हो पाए। अगर किसी पर्सन ने लोन लिया है, अगर लोन लेके 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है और उसको एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, तो उसकी फैमिली को कितना बड़ा रिस्क है। उसने जो एक घर लिया था लोन पे वो भी बैंक लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर इंश्योरेंस लिया होगा तो उसको यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम सेटल कर देगा, और उसको उसकी फैमिली को घर बेचना नहीं पड़ेगा। सो इमोशनल लॉस तो उसकी फैमिली को होगा ही, उसकी कोई भरपाई नहीं करेगा, लेकिन इमोशनल लॉस इंश्योरेंस कंपनी इमोशनल लॉस को कवर नहीं करेगा, फाइनेंशियल लॉसेस को। The contract must be legal. Insurance contract is a legal contract, and if there is a insurance contract, that is a legal contract. Insurance contract, legal contract. Risk must be against the public policy. Risk जो भी कवर हुए हैं वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है और उसको रिस्क कवर किया है तो वो वहां पे क्लेम मिलेगा नहीं। अगर कोई पर्सन लाइक एक जनरल इंश्योरेंस है, शॉप का इंश्योरेंस लिया, चोरी का कवर है, बर्जलरी इंश्योरेंस लिया है, अगर उसको कस्टम ऑफिसर दरवाजे को तोड़ के एंट्री करता है उससे लॉस होता है, तो कस्टम ऑफिसर अपना काम कर रहा है, पुलिस ऑफिसर अपना काम कर रहा है, वो उसको दरवाजा खोलने नहीं देगा, तोड़ेगा ही तोड़ेगा, उससे जो नुकसान हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी सेटल नहीं करेगा क्योंकि ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। या फिर एक सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस लिया है एक पर्सन ने, और वो पर्सन चोरी करता है और पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, ये क्या है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो इंश्योरेंस कंपनी डिक्लाइन करेगा क्लेम, बोलेगा कि ये तो रिस्क को तो रिस्क था ही नहीं, ये तो खुद रिस्क क्रिएट किया है, चोरी क्यों किया, चोरी किया तभी तो इनकाउंटर में मारा गया, या डकैती किया तभी तो इनकाउंटर में मारा गया। सो रिस्क मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ऐसा रिस्क जो पब्लिक के अगेंस्ट है और ऐसा कुछ रिस्क क्रिएट करता है तो वो कवर नहीं होगा। रिस्क मस्ट बी सच दैट इट मे बी कॉज कॉस्टोफिक लॉसेस। रिस्क जो कॉस्टोफिक लॉसेस के एग्जांपल साइक्लोन, अर्थक्वेक, ऐसे टाइप के जो प्योर रिस्क हैं ये कवर होंगे। एक्सेप्शंस इन प्योर रिस्क, सो ये एक्सेप्शंस है प्योर रिस्क के अंदर। गुड्स इन ट्रांजिट बाय सी और एयर कैन बी कवर्ड अगेंस्ट द वॉर पेरिल। जो गुड्स ट्रांजिट इन सी एयर है, सी के अंदर से आ रहे हैं या एरोप्लेन से आ रहे हैं गुड्स, रास्ते में हैं, वो अगर वॉर के अंडर भी यूज हो रहे हैं तो वो कवर होंगे। न्यूक्लियर एंड रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशन रिस्क आर एक्सक्लूडेड अंडर ऑल कैटेगरी। ये न्यूक्लियर एंड रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशन रिस्क, इससे जो रिस्क होता है न्यूक्लियर टेस्टिंग से, वो सब कवर नहीं होने वाले इंश्योरेंस में। लॉ ऑफ लार्ज नंबर, इसी के ऊपर होल इंश्योरेंस कंपनी वर्क करता है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट होल इंश्योरेंस कंपनीज वर्क। सो लॉ ऑफ लार्ज नंबर मीन्स the how the premium is going to be decided, how the insurance company are going to charge the premium, कैसे इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करता है अपना प्रीमियम, कैसे इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम डिसाइड करता है। तो ये एक फॉर्मूला है, और L इक्वल टू सम ऑफ टोटल लॉसेस, V इक्वल टू सम total value, V is the total value of, suppose we are taking example of motorcycle, then we can take the example of total value of motorcycle. Suppose you are taking example of car, then total value of car. So total sum of total losses divided by total value multiply by 100. This is the formula.
another formula to calculate a sum for under insurance coverage, sum insured divided by value of property multiplied by loss. Sum insured divided by value of property multiplied by loss. So in this way, you can able to calculate the how much the insurance company are going to pay the claim.